Hello everyone, uh, I welcome you all in today's lecture. Uh, Today we are going to discuss about resultant of coplanar non-concurrent force system. Okay, so लास्ट क्लास में बेटा हम लोग रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ फोर्स के बारे में बात किया था और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था. ओके, सो सिमिलरली जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, वैसे ही एक थ्योरम रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वेरिग्नन्स थ्योरम बोलते हैं. क्या होता है बेटा? वेरिग्नन्स थ्योरम. ओके, तो देखो बेटा, वेरिग्नन्स थ्योरम क्या कहता है, जब उसको हम पहले समझ लेते हैं. वेरिग्नन्स थ्योरम जो कहता है वो स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, सपोज कर लो ये फोर्स है आपका F1 और ये फोर्स है F2. ओके, एंड यू वांट टू टेक मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज M. ओके, यू वांट टू टेक मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट M. तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा मूवमेंट लेने के लिए? You must know the perpendicular distance from the point, that is d2. Suppose this one is d2, और इसको अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे बढ़ा लें ऐसे, तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक d1. ओके, तो इन दोनों पॉइंट का जो मूवमेंट होगा दैट इज समेशन ऑफ m, मूवमेंट ड्यू टू दिस फोर्स दैट इज समेशन ऑफ m विल बी इक्वल्स टू f1 into d1 प्लस f2 into d2. इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ ना होके कहीं यहाँ पे हो सकता है. सपोज करो दिस पॉइंट इज लाइंग समवेयर हियर, देन दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1. कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट M. ओके, इन ऑल सिचुएशंस यू विल बी गेटिंग समेशन ऑफ m इक्वल्स टू f1 d1 प्लस f2 d2. ओके, तो ये हो गया मूवमेंट अबाउट पॉइंट M. तो वेरिग्नन्स थ्योरम कहता क्या है कि जो मोमेंट ये दोनों मिल के दे रहे हैं, F1 D1 प्लस और F1 D1 प्लस F2 D2 की जो वैल्यू है, वही वैल्यू इन दोनों का रिजल्टेंट देगा. सपोज करो इन फोर्सेस को हम लोग रिप्लेस कर दें किसी रिजल्टेंट R से. ओके, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी दो फोर्सेस हैं तो उनका एक यूनिक रिजल्टेंट होगा, और मैंने ये भी बताया था जो इफेक्ट ये दोनों देते हैं मिलके, वो इफेक्ट अकेले रिजल्टेंट देता है. दैट मीन्स अगर सपोज करो इस रिजल्टेंट का डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट M से D है, तो इस फोर्स से रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा? द मूवमेंट विल बी व्हाट? R into D. तो वेरिग्नन्स थ्योरम यही कहता है कि दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट विल बी इक्वल. दैट मीन्स F1 D1 प्लस F2 D2 विल बी इक्वल्स टू R into D. दैट्स इट. यही है वेरिग्नन्स थ्योरम. आई थिंक स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. वेरिग्नन्स थ्योरम क्या कहता है? इफ यू आर गिवन विथ टू कंकरेंट फोर्सेस, सपोज दिस वन इज F1, दिस वन इज योर F2, एंड यू हैव टू टेक मूवमेंट ड्यू टू दीज फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट M. तो मूवमेंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? यू मस्ट नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्सेस. सपोज करो दिस वन इज D2 एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D1. तो मूवमेंट क्या होगा इन फोर्सेस की वजह से M के अबाउट? दैट विल बी F1 D1 प्लस F2 D2. तो वेरिग्नन्स थ्योरम कहता है कि जो वैल्यू ये देंगे दोनों फोर्सेस मिलके मूवमेंट का, वो अकेला इनका रिजल्टेंट देगा. सपोज करो ये इनका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट से भी इसका कुछ डिस्टेंस होगा. सपोज करो वो डिस्टेंस D है, तो रिजल्टेंट की वजह से मूवमेंट क्या होगा? दैट विल बी R into D. तो वेरिग्नन्स थ्योरम कहता है कि दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल. तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या वेरिग्नन्स थ्योरम केवल दो फोर्स सिस्टम के लिए वैलिड है? आंसर इसका क्या है? नहीं. वेरिग्नन्स थ्योरम को अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो दैट गिव्स यू R into D इक्वल्स टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 एंड सो ऑन. ये आपका वेरिग्नन्स थ्योरम का रिजल्ट है. यानी कि R into D विल बी इक्वल्स टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 एंड सो ऑन. जितने भी फोर्सेस हैं, वेयर R इज व्हाट?
R is resultant of F1, F2, F3, F4 एंड so on. इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट R है. अब देखो बेटा, सपोज कर लो कि आपके पास एक फोर्स है F1, दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2, ओके, एंड here it is a point about which we are going to take movement. Suppose this point is M, okay, and this M lies on what? Y axis. Suppose this lies on Y axis. Okay, this is your Y axis and this is your X axis. Okay, there may be an obvious question कि सर आपने इसको Y axis पे ही क्यों लिया? ओके, आप इसको कहीं भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. हम क्या कर देते हैं, इसको कहीं पे भी ले लेते हैं. दो बेटा, वेगनन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो इन दोनों फोर्सेस का किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होगा, उन दोनों मूवमेंट का सम जो होगा, इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट का जो सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मूवमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. अब वो बोला कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. तो जब हमने क्या किया, अपने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, ये y एक्सिस बनाया और ये x एक्सिस बनाया. ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, हमने उस पॉइंट को y एक्सिस पे ही मान लिया. ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो पॉइंट y एक्सिस पे हो. वो पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, वो पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, वो पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, ये भी लाई कर सकता है. सपोज करो क्या होगा, अल्टीमेटली ये सिचुएशन आपको मिलेगी ही मिलेगी. कहने का मेरा मतलब ये है, सपोज करो ये पॉइंट इस y एक्सिस पे ना लाई करके यहाँ पे लाई कर रहा है. ओके, इट इज लाइक समवेयर हियर. ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा ना, हमेशा हम लोग उसी पॉइंट से अपनी y एक्सिस को मान लेंगे. ये सपोज करो ये हमारा y एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर मैं इस तरह से x एक्सिस दिखा सकता हूँ. अब मैं इस पूरे एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको पूरे को एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या सिनेरियो फिर से वही हो जाएगी. दिस विल बी योर F1, दिस विल बी योर F2. ओके, तो ये पॉइंट चाहे यहाँ पे लाई करे, चाहे यहाँ लाई करे, चाहे यहाँ लाई करे, चाहे यहाँ लाई करे, हम उसको y एक्सिस पे तो मान ही सकते हैं. अकॉर्डिंगली आपका x एक्सिस क्या हो जाएगा, b, उसी अकॉर्डिंग टिल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है ना, कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए, वो जो पॉइंट है उसको हम किस पे मान रहे हैं, y एक्सिस पे मान रहे हैं, जिसके बाद मूवमेंट लेने जा रहे हैं. Okay, suppose this is your x axis, this is your y axis. Okay, and this is the point about which we are going to take the moment. तो देखो बेटा, हमें करना क्या होगा, मूवमेंट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. सपोज कर लो ये डिस्टेंस इसका जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दिस वन, दिस इज योर d2. ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम F1 इज d1. ओके, and there will be a resultant of these two forces. Suppose the resultant is something this one, this is the resultant. Okay, wait, this is d1. Okay, this distance is d1. The resultant of these two forces is something like this is your F1, the resultant is something, suppose this is the resultant. Okay, आपको पता है बेटा, कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो देयर मस्ट बी सम एंगल ऑफ दैट फोर्स. तो सपोज करो इसका जो एंगल है, दिस एंगल इज θ1 विद x एक्सिस, दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल इज व्हाट, θ2, एंड दिस एंगल इज व्हाट, अल्फा. रिजल्टेंट का x के साथ एंगल क्या, अल्फा है, F1 का क्या है, θ1 है, और F2 क्या है, θ2. आई थिंक इट इज क्लियर. ओके, अब बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, हमको, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल मेक इट सेम एंगल विद द वर्टिकल. ओके, तो देखो बेटा जरा क्या ये सिचुएशन यहाँ प्रिवेल कर रही है, एक एक करके हम देखते हैं. अगर F1 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो कि ये d1 है, ये वर्टिकल के साथ θ1 बनाएगा. इसको आप कोरिलेट करिए. सिमिलरली अगर F2 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 बना रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वर्टिकल के साथ θ2 बनाएगा. और सिमिलरली अगर ये रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर सपोज कर लो ये है d,
रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर क्या है, डी, तो ये भी वर्टिकल साथ क्या बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है ये इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। आई थिंक ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। अगर ये चीज क्लियर है तो ये भी आप समझ गए हो, ठीक है। अगर F1 हॉरिजॉन्टल साथ थीटा बना रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वर्टिकल साथ थीटा 1 बनाएगा। अगर F2 हॉरिजॉन्टल साथ थीटा 2 बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वर्टिकल साथ थीटा 2 बनाएगा। सिमिलरली R जो है हॉरिजॉन्टल साथ अल्फा बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है बात? चलो देखो बेटा क्या करते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव समथिंग, F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल्स टू R इंटू डी। ओके, यही तो वेरिएबल थ्योरम कहता है कि F1 D1 प्लस F2 D2 मस्ट बी इक्वल्स टू R इंटू डी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले F1 D1 प्लस F2 D2 निकाल लेते हैं। देखो बेटा F1 D1 प्लस F2 D2 लिख लेता हूं मैं, क्या होगा बताइए। F1 D1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, F1 इंटू, देखिए बेटा दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज D1, दिस इज D1, और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, इस सेंटर को मैं O मान लेता हूँ, इसको ओरिजिन को मैं O मान लेता हूँ। तो देखिए बेटा अगर ये आपका हाइपोटेनस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यह हाइपोटेनस है, तो क्या इस D1 को मैं OM cos थीटा 1 बोल सकता हूँ। देखिए ये एंगल जो है थीटा 1 है, ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसके साथ थीटा 1 बना रहा है, तो this is your hypotenuse, so this will be base, then base will be what, OM cos theta 1। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ OM cos theta 1। सिमिलरली F2 D2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 into, and D2 will be what, D2 is this way, this much is your D2, again in this right angle triangle, this one, this is your hypotenuse, this is the base, because theta is this angle is theta 2, so this D2 will be nothing but OM cos theta 2। तो क्या मैं इस D2 को OM cos theta 2 लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा जरा, क्या इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो इसमें से OM कॉमन आ जाएगा क्या, OM will be in common, you will get F1 cos theta 1 plus F2 sin theta 2। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम अगर राइट हैंड साइड को लिखें सिमिलरली, तो R इंटू डी विल बी वॉट, सी R इंटू डी विल बी, दिस इज R एंड दिस इज D, अगेन in this right angle triangle, see in this right angle triangle, this is distance D and this will be equal to what, OM cos alpha। okay, this angle is alpha and this is the hypotenuse and this is base। तो अगर हाइपोटेनस आपका OM है तो ये बेस क्या हो जाएगा, OM cos अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, R इंटू OM cos अल्फा, या फिर मैं इसको क्या लिखता हूँ, OM R cos अल्फा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो बेटा जरा क्या है, अगर मैं इसको जरा फिर से कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूं यहाँ पे, तो देखिए जरा, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को अगर यूज करूं तो देखिए बेटा, अगर ये आपका पैरेललोग्राम का पहला साइड है, ये पैरेललोग्राम का दूसरा साइड है, तो उसके जो डायगोनल पास करेगा वो क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट बताएगा। तो क्या मैं इस पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट कर लूं, दिस विल बी द पैरेललोग्राम, दिस विल बी योर पैरेललोग्राम, दिस इज R एंड दिस इज नथिंग बट द पैरेललोग्राम। ओके, अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, तो बताइए जरा ये डिस्टेंस जो होगी वो इसके बराबर होगी, तो क्या मैं इसको F2 लिख सकता हूँ, दिस विल बी नथिंग बट F2। ओके, अब देखो बेटा जरा, अगर मैं बोलूं कि F1, अच्छा यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं R से, समथिंग लाइक दिस, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, तो बताइए जरा ये डिस्टेंस जो टोटल है, दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट R cos अल्फा। अगर ये R है और ये एंगल अल्फा है तो दिस विल बी व्हाट, R cos अल्फा। सिमिलरली अगर मैं इस F1 को, ये फोर्स F1 यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, देन दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस मच। I am going to write this one, okay? This is nothing but F1 D1 plus F2 D2. This much distance will be what?
this will be F1 cos theta 1. Okay, this distance is F1, this angle is theta 1, therefore this will be the horizontal component, that is F1 cos theta 1. Similarly, if this is your F2 and F2 is making angle of theta 2 over here with horizontal, then this F2 will also make an angle of theta 2 with here with the horizontal. So if this is your F2, then this will be what? This will be F2 cos theta 2. Therefore, if this is F2 cos theta, then this will be also F2 cos theta 2. We can write it like F2 cos theta 2. और आप देख सकते हो कि F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2 is nothing but R cos alpha. That means कि ये इक्वेशन में इसका जो राइट हैंड साइड है, ये this one and this one are same, or this one is common. Okay, therefore the right hand side of both the equation are same. That is, therefore the left hand side will be also same. Okay, therefore you can write something like F1 d1 plus F2 d2 equals to R into D. This is proof of Varignon's theorem. Okay, I think it is clear. Okay, so we are going to solve a very simple problem on equilibrium of coplanar non-concurrent force system. Okay, let us take an example. Suppose there is a rectangular object. Suppose there is a rectangular object A, B, C, D, and this distance is 2 mm. This distance is 1 mm. Okay, and the forces are acting on this object something like, there is a force 100 Newton in downward direction, there is a force 200 Newton, there is a force 300 Newton at an angle of, suppose take a horizontal force only. Suppose this is a force 400 Newton and there is a force something like this 600 Newton. Okay, this is a force system. That means there is a body ABCD, solid body ABCD, on which 4 forces are acting at points A, B, C and D. Okay, we can clearly see this system is coplanar non-concurrent force system because all the forces are not passing through a single point. देखो बेटा, ये 600 न्यूटन और 100 न्यूटन जो है D से पास हो रहा है. ओके, ये 600 न्यूटन और 400 न्यूटन C से पास हो सकता है. सिमिलरली आपका ये जो 200 न्यूटन है वो B से पास हो रहा है, 400 भी B से पास होता है. दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक ऐसा सिंगल पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है जहाँ से ये सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं. दैट मीन्स ये क्या है, कोप्लेनर तो है, एक ही प्लेन में ये सारे फोर्स हैं लेकिन कंकरेंट नहीं है. तो जब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कोप्लेन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमको अब 3 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. जब हम लोग कंकरेंट सिस्टम की बात करते थे तो क्या होता था, समय से fx निकाला, fy निकाला, देन r निकाला, देन अल्फा निकाला, दैट्स इट. लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उस स्टेप पे जाने से पहले हम लोग समेशन fx, समेशन fy और r और अल्फा फाइंड आउट करके देखते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा जरा यहाँ क्या हो जाएगा, पहले अपना कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लें यहाँ पे, और जितने भी फोर्सेस एक्स एक्सिस पे लग रहा है उनको एक्स एक्सिस पे दिखा दें. तो देखो बेटा सबसे पहला फोर्स क्या है, 200 न्यूटन है यहाँ पे. दूसरा फोर्स क्या है, 600 न्यूटन है. तीसरा फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ 400 न्यूटन है, और एक 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ है. ओके, ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, ये चारे फोर्स नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, लेकिन हमने एक कार्टेशियन पे दिखा लिया ताकि मैं समेशन fx नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन निकाल लूं. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ fx फाइंड आउट कर सकते हैं. यू विल गेट समथिंग 200 minus 600, that is minus of 400 Newton. Okay, then similarly summation fy will be what, summation fy will be 400 minus 100, that is 300 Newton. Okay, then we are going to find what, resultant of these forces. Okay, resultant force, magnitude of the resultant force. Okay,
and that will be nothing but summation of fx square प्लस समेशन fy स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया ये सब देखना है तो पिछला लेक्चर आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ व्हाट 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ओके, यू विल गेट समथिंग 1600 and 900 2500, that means 500 Newton, okay, your resultant will be 500 Newton. And what about alpha? Alpha will be nothing but tan alpha. We all know tan alpha is summation of fy divided by summation of fx, that is summation of fy is what 300, we take always mod value, okay, 300 divided by what 400, okay, you will get tan alpha equals to 3 by 4. You take inverse, you will get alpha equals to 37 degrees, okay. तो बेटा इससे आगे बढ़ने से पहले जरा हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये जो फोर्स सिस्टम है इसको अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं। देखिए बेटा जरा यहाँ पर अगर मैं बताऊं यहाँ बेटा तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब आप देखो बेटा जरा यहाँ पे आपका fx जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आया है। नेगेटिव वैल्यू मतलब हम उस fx को किधर दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, एंड दैट इज नथिंग बट 400 न्यूटन्स, ओके। और fy देखिए कितना है बेटा आपका, दैट इज 300 न्यूटन। और अगर ये 300 न्यूटन है और कैसा है पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कहाँ दिखाएंगे, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। दिस विल बी योर 300 न्यूटन, ओके। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके, दिस विल बी योर रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट हमेशा एंगल किससे लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे समेशन fy अपॉन समेशन fx लेते हैं ना, एंगल हमेशा आपको किससे देता है, x के साथ। सो दिस एंगल इज अल्फा। क्लियर, बात समझ आ रही है। आपके पास r की वैल्यू है और अल्फा की वैल्यू है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। अब देखो बेटा जरा इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता, ये सारे फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहे होते तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, रिजल्टेंट ऐसा होता कुछ, और अल्फा एंगल पे ये रिजल्टेंट होता है नेगेटिव एक्स के साथ। लेकिन अब देखो बेटा जरा कि ऐसा रिजल्टेंट जो कि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा हो, ऐसा रिजल्टेंट जो कि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा हो नेगेटिव एक्स के साथ, ऐसे कितने रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस शेप पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक रिजल्टेंट यहाँ हो सकता है, सपोज कर लो ये है, दूसरा रिजल्टेंट यहाँ हो सकता है, तीसरा रिजल्टेंट यहाँ हो सकता है, चौथा रिजल्टेंट यहाँ हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं है अभी इस फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट के लिए। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जब भी आप नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात कर रहे होते हो। तो आपको रिजल्टेंट जो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल साथ वो पता चल गया, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। सपोज कर लीजिए उसी पॉइंट से जा रहा होगा तो ए से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मान लो ए पॉइंट से 2 mm पे जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा, 3 mm पे जा रहा है तो यहाँ होगा, 4 mm जा रहा होगा इधर हो जाएगा, 5 mm पे जा रहा होगा इधर होगा। सिमिलरली 2 mm इधर भी हो सकता है, 3 mm इधर भी हो सकता है, 4 mm इधर भी हो सकता है। मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उस रिजल्टेंट का पोजीशन भी बताना पड़ेगा, ओके। आपने बता दिया कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन है, तो उसकी लेंथ आपने फिक्स कर दी रिजल्टेंट की। सारे जो होंगे दैट विल बी लेंथ ऑफ दीज एरोज विल बी व्हाट 500 न्यूटन। सारे कैंडिडेट हैं अभी, सारे जो है अल्फा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सारे जो है 37 एंगल फॉर्म कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल साथ। लेकिन क्या ये सारे रिजल्टेंट हो सकते हैं इस फोर्स सिस्टम के? कभी नहीं। किसी भी फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है ये पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस रिजल्टेंट का जो कि इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट है उसका डिस्टेंस क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। अब यहां पे रोल आता है किसका, वर्गनीज थ्योरम का। वर्गनीज थ्योरम क्या कहता है, चलो मैं इसको भी फिलहाल इसको इरेज कर देता हूं जो सारा मैंने ड्रॉ किया है। वर्गनीज थ्योरम क्या कहता है, अच्छा ठीक है आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस अगर चाहिए तो आप मेरा यूज करो। कैसे यूज करो बेटा, अगर इन सारे फोर्सेस का मूवमेंट मैं ले लूं ए पॉइंट के अबाउट, या किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, क्योंकि वर्गनीज थ्योरम बोलता है किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो। तो मान लो मैंने किसके अबाउट ले लिया, ए के अबाउट ले लिया। इन सारे फोर्सेस का मूवमेंट ए के अबाउट ले लो आप, और ये जो रिजल्टेंट है ना इसका भी मूवमेंट ए के अबाउट ले लो, तो दोनों मूवमेंट क्या देंगे, सेम देंगे। तो सबसे पहले हम एक रैंडम अपना रिजल्टेंट बना लेते हैं, एक सिंगल रिजल्टेंट बना देते हैं। तो सपोज कर लो ये हमारा रैंडम रिजल्टेंट है, दिस इज आवर रिजल्टेंट आर, ओके,
this is our resultant 500 Newton. This is nothing but the resultant, and this is making an angle of what? This is making an angle of alpha, that is 37 degrees with the horizontal. सपोज को ये है, तो क्या होगा, आपको इसका अगर मूवमेंट लेना है कि अबाउट, तो इसका आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए यहाँ से. You must know the distance, this distance, okay? Suppose this distance is d, okay? तो जो प्रॉब्लम हमें अभी मिल रही थी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस रिजल्टेंट के, तो जैसे ये डी मिल जाएगा ना, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी. और ये प्रॉब्लम एलिमिनेट करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? वर्गीनियस थ्योरम की. तो वर्गीनियस थ्योरम क्या कहता है, जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे. वर्गीनियस थ्योरम कहता है कि R into D will be equals to F1 D1 plus F2 D2 plus so on. मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. तो सबसे पहले देखिए R कितना है आपका, R is 500 न्यूटन. तो मैं क्या किया, 500 into D लिख दिया, क्योंकि D अभी आपका अननोन है. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू F1. सबसे पहला फोर्स कौन सा है, सपोज करो ये फोर्स है. तो बताओ ये फोर्स जो है पॉइंट ए से ही पास हो रहा है. तो जब फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये सारा मूवमेंट हम किसके अबाउट ले रहे हैं, ए से. तो मैं इसको डी ए लिख देता हूँ, ठीक है. तो ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा. अब देखो ये 200 न्यूटन वाला फोर्स भी पॉइंट ए से पास हो रहा है तो इसका भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा. ओके, अब बचा कौन सा फोर्स, दिस 500 न्यूटन, सॉरी 400 न्यूटन फोर्स, एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm. तो कैसा मूवमेंट देगा, देखिए जरा एक अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना. और कितना मूवमेंट देगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 400 into 2. Then next, this is done. The next force is 600 Newton. This 600 Newton will also give you anti-clockwise movement, and it is acting at a distance of 1 mm. Therefore, this will be minus of 600 into 1. That is what? 4 to the 8, 8, 6, 14. That means 1400 Newton. Newton meter. Sorry. Leave the unit. This will be Newton mm. Okay. This is 500 into dA. You will get dA equals to 1400 divided by 500. 0 0 cancel out. 5 to the 10, 2.8 mm. Okay. And this will be in minus sign. Okay. There it will be minus sign. Here it will be minus sign. Here it will be minus. dA is minus of 2.8 mm. ओके. तो बेटा देखो जरा, आपको वो डिस्टेंस भी मिल गया उस रिजल्टेंट का, उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस मिल गया. अब देखो बेटा जरा क्या कि नंबर ऑफ रिजल्टेंट थे, तो उसमें से कौन सा रिजल्टेंट लेंगे हम, जो कि 2.8 mm डिस्टेंस का है. लेकिन अब देखो बेटा यहाँ पे एक बार माइनस साइन यहाँ पे आया है. देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये प्लस आ जाए. तो ये माइनस और प्लस क्या शो कर रहा है, जरा ये समझते हैं बेटा. तो देखो बेटा कि जो ये 2.8 mm डिस्टेंस है वो इस ए के इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. देखो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है. दिस इज एट ए डिस्टेंस सपोज करो 2.8 mm. दिस इज आल्सो एट डिस्टेंस ऑफ 2.8 mm. तो बट दे आर टू डिफरेंट फोर्सेस. ओके, दे आर नॉट द सेम फोर्सेस. ठीक है. तो इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में सही कौन सा है. अगर देख बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है तो आप देखो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है. देखो जरा इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स क्या देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है. देखो ये वाला फोर्स जो है दिस विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है. यानी जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड है के लिए तो आप क्या लोगे, आप ये चेक करोगे जो रिजल्ट हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है. अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स यही वाला फोर्स सही है. अगर ये वाला किसी ने ड्रॉ कर रखा है तो ये इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे. ठीक है. आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है. मैं फिर से इसको एक बार समराइज कर देता हूँ. तो बेटा जब भी आपका कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है तो आपको पहले उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसा हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. ये यहाँ तक की प्रॉब्लम तो सिमिलर वैसे ही जैसा हमने किया था. उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप जो हो जाता है दैट इज यूज ऑफ वर्गीनियस थ्योरम. वर्गीनियस थ्योरम क्या कहता है कि R into D will be equals to F1 D1 plus F2 D2 and so on. ठीक है. अब ये हमें अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमने जब इसको कंकरेंट फोर्स सिस्टम की जब डील करके सॉल्व किया, क्योंकि रिजल्टेंट और अल्फा निकालने के लिए इसको हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम की तरह ही डील किया है. ठीक है. तो उससे हमें क्या मिला, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया. लेकिन किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट और किसी पर्टिकुलर एंगल पर लगता हुआ कैसे ऐसे कितने रिजल्टेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्टेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेन में. लेकिन हमको तो कोई एक रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि किसी भी फोर्स सिस्टम का एक यूनिक रिजल्टेंट होता है. तो कोई एक रिजल्टेंट चाहिए तो बाकी सबको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. बाकी सबको डिस्कार्ड करने का एक ही तरीका है कि इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट से आपको उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस पता चल जाए. तो ये टूल किसने दिया आपको, इसको फाइंड आउट करने का टूल कौन दिया आपको, वर्गीनियस ने दिया.
एंड दैट इज R into dA will be F1 D1 plus F2 D2 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, एक अबाउट इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ले लो एंड उन सबको ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना 500 था, DA उसका डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है। अगर DA की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिजल्टेंट वो होना चाहिए जो कि 2.8 mm पे हो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा हो। अगर ये प्लस आया होता तो रिजल्टेंट आपका ये होता, 2.8 mm पे होता और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट देता। अगर हम पॉइंट की बात करें तो किसी क्वेश्चन में अगर वो पॉइंट नहीं दिया हो जिसका मूवमेंट लेना है तो आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे दिया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, देन आपको पॉइंट सी की अबाउट ही मूवमेंट लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।